Hello, good morning, friends. And again, today we are here to discuss Hindu newspaper and editorial analysis. Welcome to our YouTube channel and thanks for your support. And आप लोग इसी तरह से हम लोग और प्यार देते रहिए, जिससे हम लोग इस चैनल के लिए और दिल लगा के आप लोगों के लिए काम करते रहें। और इस चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और आप लोग और प्यार दीजिए, जिससे और अच्छा कंटेंट बनाने में हमारी टीम को और मोटिवेशन मिले। चलिए दोस्तों, और जैसे कि हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं आज फिर से बस 1 मिनट में ये बता दूं कि हम लोग डेली हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं और इस एनालिसिस के एंड में हम लोग जो वोकेबलरी इंग्लिश की होती हैं 5 इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज डे टू डे डिस्कस करते हैं। अब 5 इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि अगर डेली 5 करेंगे डिस्कस तो मंथ के एंड में लगभग 150 वोकेबलरी हमारी इम्प्रूव हो जाती है। तो बेसिकली शुरू में तो 5 कम लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप 5 वोकेबलरी डेली करते हैं तो उससे आपका मंथ के एंड तक आपका एक इम्प्रूवमेंट वोकेबलरी में ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो के एंड में मैं और इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग डेली हिंदी के 5 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इंग्लिश में। तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे मैं क्विज़ का लिंक इसमें दे दूंगा। उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली क्विज़ सेगमेंट भी देख सकते हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग पूरा इस वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो इसी न्यूज़पेपर में आप रिव्यू देखेंगे तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में कुछ सेगमेंट में मिल जाती है। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखा करिए, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और मंथ के एंड में आपके पास 150 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी हिंदू के करंट अफेयर्स की। और आप 100% मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, एक भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी मिस नहीं होने वाली है किसी भी तरीके से। और जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट ना खुद भी करूँगा अपना, ना आप लोगों का होने दूँगा। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ इसका फ़ायदा आप लोग को ज़रूर हो और आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सारी कवर हो जाएगी। आप लोग बस पेन और पेपर को आप लोग लेके बैठिए, जिससे कि कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करता हूँ वो मिस ना हो। ठीक है, और जल्दी से बस शुरू करते हैं। उसका लिंक क्विज़ का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो वोकेबलरी होती है वो ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और कम से कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालने का बस मेरा प्रयास है। हमारी टीम का भी यही प्रयास है कि आप लोगों को बहुत से कम टाइम वेस्ट आप लोग का भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप लोगों को मिलता रहे। चलिए, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की सीरीज़ में जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इस न्यूज़ में से बहुत सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आप लोग प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठिए, जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन आप लोग देन एंड देयर नोट भी कर लें और आपकी एक भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। पहली इन्फॉर्मेशन है अमर जवान ज्योति नाउ मर्ज्ड विद वार मेमोरियल फ्रेम गवर्नमेंट। मतलब आप लोगों को पता होगा, इंडिया गेट जब आप लोग कभी भी गए होंगे तो इंडिया गेट है वहाँ पे, उसी के बगल में अमर जवान ज्योति भी है। अमर जवान ज्योति, उसमें बेसिकली क्या है, इंडिया गेट तो आपने देखा है इस तरह बना हुआ है। अमर जवान ज्योति है, एक स्ट्रक्चर है, उसमें ज्योति जल रही है, एक गन है, उसके ऊपर एक कैप लगी हुई है। आप लोग देखेंगे, आप लोग सर्च करके इमेज में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वो। तो बेसिकली एक रफ मैंने समझाने की कोशिश की है, तो ये वो है। तो अब इसमें यह है कि जो अमर जवान ज्योति है ये वॉर मेमोरियल फ्लेम जो होती है उस पर मर्ज कर दी गई है। बेसिकली अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में ये इसलिए है कि जो अमर जवान ज्योति है उसकी जगह पे जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी स्टैच्यू इंस्टॉल करने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस पे बोला है। बेसिकली जो 23rd जो सॉरी हाँ जो 23rd ऑफ जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो उस उपलक्ष्य में क्या है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वहाँ जो अमर जवान ज्योति है उसमें सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू को इंस्टॉल किया जाएगा। अब उसी से रिगार्डिंग ये न्यूज़ है।
The iconic Amar Jawan Jyoti, which was inaugurated after the 1971 Liberation War of Bangladesh by former Prime Minister Indira Gandhi, was removed on Friday. Even as a Prime Minister Narendra Modi announced the construction of a statue of Subhash Chandra Bose, restructuring the symbolism around the India Gate. मतलब अमर जवान ज्योति हमारी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी, उन्होंने वहाँ पे अमर जवान ज्योति बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर था उससे उस उपलक्ष्य में इंडिया में अमर जवान ज्योति इंस्टॉल की थी। उसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि हमारी जो जवान जो शहीद हुए थे उनकी याद के लिए एक सिंबॉलिक वहाँ पे एक ये मॉन्यूमेंट है कि हमारे कितने जो जवान हैं वो शहीद हुए, उनका वहाँ पे नाम भी दिया गया है। तो बेसिकली इसलिए वहाँ पे वो बनाई गई थी। लेकिन अभी क्या लेटेस्ट हुआ है कि अमर जवान ज्योति की जगह अभी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसको लगा दिया जाएगा। अब 23 को उनका बर्थ एनिवर्सरी है, तो इतनी जल्दी तो इंस्टॉल नहीं हो सकती है। तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी जब तक इंस्टॉल नहीं हो रही है तब तक उसमें हॉलोग्राम से प्रोजेक्शन होता रहे, जिससे कि लोगों को देखने आए इंडिया गेट, तो उनको वहाँ पे दिखना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हमेशा चलती रहती है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट, उनका ये कहना था कि अब जो गवर्नमेंट है वो जो हमारे मार्टियर्स हैं, जो शहीद हैं, उनका अपमान कर रही है कि मतलब जवान। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जवान ज्योति वॉज नॉट एक्सटिंग्विश्ड एंड ओनली मर्ज्ड विद द फ्लेम एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। मतलब गवर्नमेंट ने बोला ज्योति को हम लोगों ने हटाया नहीं है, बट नेशनल वॉर मेमोरियल में इसको मर्ज कर दिया है। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट यही था कि आप लोग को पता होना चाहिए। अब वैसे भी आप कुछ सेगमेंट जब देखेंगे तो वहाँ पे जो इससे जो अमर जवान ज्योति से रिगार्डिंग वहाँ क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, और यहाँ भी है कि 1971 का जो लिबरेशन वॉर है उसी के उपलक्ष्य में इसको इंस्टॉल किया गया था। और यहाँ पे लगभग जो है जो इंडिया गेट है, अब इंडिया गेट के बारे में आप लोग को बता दूं, इंडिया गेट बनवाया गया था, लुटियंस ने बनवाया था, एडविन लुटियंस ने। तो वहाँ वो बनाया गया था बेसिकली 1914 से लेके और लगभग इंडिपेंडेंस तक, आप इंडिपेंडेंस नहीं लेकिन 1921 तक यहाँ पे जितने भी हमारे मार्टियर्स थे, जो जवान थे, उनको जो शहीद थे, उनका वहाँ लगभग 26,000 सोल्जर्स का वहाँ पे नाम लिखा गया है। और वहाँ पे जो इंडिया गेट है इसलिए वहाँ पे वो फेमस है। पर अमर जवान ज्योति जो लिबरेशन वॉर है वहाँ पे उसमें जो लिबरेशन वॉर था 1971 का, उसमें वो नाम लिखा गया है। बस इस न्यूज़ में इतना ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पीपल कैन सून इन्वेस्ट इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, गडकरी। अभी रिसेंटली क्या है कि गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट इज अवेटिंग अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी फॉर इनेबलिंग कॉमन सिटीजन्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 1 लाख इन इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट। तो इसमें गवर्नमेंट का ये कहना है, जो गडकरी हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बेसिकली, अभी तक जो भी इसमें मोस्ट ऑफ द पेंशन फंड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स, इनका ये कहना है कि सेबी के हम लोग परमिशन का वेट कर रहे हैं कि जो भी अगर कॉमन आदमी भी अगर चाहे तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, और उसमें अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट होगी 1 लाख रुपए, अगर कोई भी आदमी चाहे तो कर सकता है। अभी तक कौन करता है इन्वेस्टमेंट? अभी तक करने वालों की संख्या है, मोस्ट ऑफ द पेंशन फंड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट्स। तो अभी तक कॉमन मैन इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, पेंशन फंड्स होता है, भाई अब प्रोजेक्ट है तो कोई ना कोई तो पैसा तो आएगा ही ना। दूसरा क्या, एफडीआई से हमारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्न होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट कर दे, एशियन डेवलपमेंट बैंक कर दे, या कोई भी फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट आता है तो उसमें हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फंड रहता है। लेकिन यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आम आदमी भी चाहे तो मिनिमम 1 लाख की लिमिट के साथ
मिनिमम लिमिट के साथ, ज़्यादा भी कर सकता है बट मिनिमम 1 लाख भी तो करना ही होगा, उसमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में कर सकता है। तो सेबी के लिए अभी उस प्रपोज़ल भेजा है गवर्नमेंट ने, सेबी की परमिशन का वेट हो रहा है, अप्रूवल का, सॉरी। तो अब उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आम आदमी ऐसा करता है, मतलब अभी ये पॉलिसी स्टेज में ही है, इसमें अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है। वी आर ट्राइंग टू गिव हिम एन एश्योर्ड इनकम ऑफ 7.5 to 8%। गवर्नमेंट कह रही है अगर कोई भी आम आदमी है उसको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हो सकती है, वो 7.5 से 8% का उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम उसमें फ्यूचर में क्या होता है। अभी प्रपोज़ल है और होपफुली शायद गवर्नमेंट ने प्रपोज़ल किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, बट ये आम आदमी के लिए बहुत बेनिफिशियल और यूज़फुल रहेगा अगर ये इसमें लागू हो जाता है। तो कोई भी आदमी इधर उधर इन्वेस्ट करने से अच्छा है अगर गवर्नमेंट के 100% डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो बेनिफिशियल रहेगा। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट नहीं है बट सिर्फ फैक्चुअल डाटा है। स्टार्टअप्स, बेसिकली इसमें यह कोरोना था तो एक डाटा है कि कोरोना होने के बावजूद इसमें जो 2021 में इसमें स्टार्टअप्स की संख्या प्रीवियस ईयर की संख्या से 600 बढ़ गई है। इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम ईयर ऑफ ट्राइटन्स स्टडी हुई थी। मोर देन 20 to 50 स्टार्टअप्स वर एडेड इन 2021, ओवर 600 मोर देन व्हाट वाज एड। मतलब बेसिकली उन्होंने बोला है कि एक स्टडी हुई थी, उसमें बोला है कि 2250 स्टार्टअप्स इस 21 में ऐड हो गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के डाटा से लगभग 600 स्टार्टअप्स ज़्यादा हैं। तो इसमें ये माना जा रहा है कि इसमें कोरोना का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि ये एक पॉजिटिव ग्रोथ है। तो स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ी है इंडिया में। अब इसमें क्या, FDI इनफ्लो फ्रॉम US। It added that while the US remains the leading source of foreign direct investment, FDI in startups worldwide involvement is also growing। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो इसमें लगभग अबाउट 50% ऑफ द डील्स हैड एटलीस्ट वन इंडियन डोमिसाइल्ड इन्वेस्टर। मतलब इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बात है कि मैक्सिमम जो भी स्टार्टअप्स हैं उसमें क्या है, US का पैसा लगा हुआ है। अब US का पैसा लगा हुआ है तो मतलब ये FDI का सोर्स है। दूसरा ये है कि वर्ल्ड वाइड पैसा भी लगा हुआ है बट US का ज़्यादा लगा हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए क्योंकि स्टार्टअप्स आजकल गवर्नमेंट का बड़ा प्राइम मोटिव रहता है। तो बस ये है कि ये स्टार्टअप की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की दूसरा सिटी वाला पेज होता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके बाद पेज हम लोग आते हैं स्टेट्स वाले, पेज नंबर 5 में। देखिए जो नए व्यूअर्स उनको मैं बता दूं, जो भी वोकेबलरी वाला सेगमेंट होता है जैसे इस तरह का, जो भी सिर्फ हम लोग 5 ही लेते हैं, जो हेडलाइन या फ्रंट पेज की या मेन सब हेडलाइन की जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी होती हैं वही लेते हैं, छोटी छोटी उठाने की कोशिश कम करते हैं। तो बेसिकली इसमें रेस्टिव है। तो लास्ट में हम लोगों ने इस वोकेबलरी को डिस्कस किया, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे कि आपका वोकेबलरी भी इम्प्रूवमेंट होता रहे। चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए, इसमें स्टेट वाले सेगमेंट में ही ऑल सेट फॉर टाइगर काउंटर बांदीपुर नागरहोल। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि बांदीपुर नागरहोल है कहाँ। आप लोग तैयारी कर रहे हो किसी ना किसी एग्ज़ाम्स की, तो आप लोग को ज़रूर पता होगा कि ये बांदीपुर नागरहोल जो है ये कर्नाटका में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। ये न्यूज़ में क्यों, ये दोनों टाइगर रिजर्व हैं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हर 4 साल में एक टाइगर सेंसस होता है पूरे देश में। तो अभी क्या है कि टाइगर सेंसस बांदीपुर नागरहोल में शुरू हो गया है। तो अभी ये 5वां सेंसस है। पहला हुआ था 2006 में, फिर 2010 में, फिर 14 में, 18 में और अब 2021 में। तो इसके बाद में ये बेसिकली 2022 में, 18 के बाद 22, 4 साल। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि टाइगर सेंसस है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ काम की इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, बांदीपुर नागरहोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे एग्ज़ाम से पूछा जाता रहता है और आपको पता भी होना चाहिए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि इस जो टेक्निक है जो सेंसस के लिए काउंट हो रही है वो एम स्ट्रिप्स टेक्निक है जो काउंट हो रही है, मतलब सेंसस में यूज़ हो रही है। एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव
प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस ऐप, ये आपको पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। किस टेक्निक से हमारा टाइगर सेंसस गाइड हो रहा है, अहम स्टेप से, इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। चलिए, इसमें और कोई काम की न्यूज़ नहीं है, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ये है रीअफर्म, अब जो मुझे दिख जाता है मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, बट आप लोग जब इसको ज़रूर देखिए और एंड तक देखेंगे तो आपको मिलता रहेगा। ये देखिए, ये वोकैबुलरी सेगमेंट में सब डील किया हम लोगों ने। अच्छा, अगली एडिटोरियल आर्टिकल में हम लोग जब बढ़ते हैं आगे, एडिटोरियल में रॉन्ग रेमेडी, ये कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसको, और डिटेल में डिस्कस करने के बाद में मतलब अच्छा खासा आर्टिकल था, तो आज इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये आर्टिकल वही है डेप्यूटेशन वाला, आईएएस और आईपीएस का, जो यूनियन और स्टेट का जो रिफ्ट हो रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके, कि डेप्यूटेशन बुलाना चाहिए, क्यों बुलाना चाहिए। तो गवर्नमेंट चाहती है, ब्रीफ में कर देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट डीओपीटी का जो सेक्शन है 6 उसको अमेंड करना चाह रही है। स्टेट गवर्नमेंट उसके थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है, वो नहीं करना चाहती है, उसको लगता है कि उसके सोवरेनिटी पे, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे ये इन्फ्रिंजमेंट है सेंट्रल का। तो बेसिकली इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे, कल लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया है। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगा ऊपर आई बटन पे, और तो आप लोग उसको वहाँ से देख लीजिए। ये बेसिकली ये आर्टिकल शशि थरूर जी का एमपी है ये, तो इसमें हमारे काम का कुछ नहीं है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो, अच्छा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को शायद पता भी होगा इसका, कि 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं। ठीक है, मतलब आखिर इंडिपेंडेंस डे है, आखिर सॉरी रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे को आखिर क्या हुआ, तो वाई वी आर सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइए। तो इस आर्टिकल में कुछ ऐसा खास नहीं है, ये इन पॉलिटिकल न्यूज़ है, अगेन आपके काम का नहीं है। मैं जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट है मैं उसको ही डील करता हूँ इसको न्यूज़पेपर में। मैं 1.5 से 2 घंटा आपका ज़बरदस्ती वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वेस्ट करना ही होगा तो वो तो वेस्ट आप लोग भी कर सकते हैं 2 घंटा पढ़ के। अगर मैं इतनी मेहनत 2 घंटे करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आपका उसमें फ़ायदा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी आपको 2 घंटा यूट्यूब खोल के बैठना पड़े, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ वर्थ वॉचिंग। इससे अच्छा आप न्यूज़पेपर ही पढ़ ले, मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूंगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, इसमें कोई काम का नहीं। अच्छा, ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ ना इसमें कुछ नोट डाउन करना है ना कुछ काम की है। बेसिकली इसमें क्या है, अगर आपको लगे कुछ इंटरेस्ट है, हालांकि इसमें कुछ इंटरेस्ट लायक है भी नहीं है, मैंने पढ़ा तो इसलिए अंडरलाइन कर लिया मैंने, तो आप लोग उसको अंडरलाइन वाला देख लीजिए बस। इसमें बेसिकली क्या है, जो जर्मनी नेवर फ्रिगेट है, जो बायरन लैंडेड इन मुंबई ऑन थर्सडे। तो बेसिकली जर्मनी है, जर्मनी इंडिया में मतलब रिलेशन को लेके ये आर्टिकल है। इसमें जो इंडिया जर्मनी है 7 महीने की एक विज़िट के बाद में मुंबई में लैंड किया है, तो जो वेसल है उसका जर्मनी का, तो बेसिकली इंडिया और जर्मनी को लेके क्या रिलेशन है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तो अंदर घुस के नहीं आर्टिकल में दिया है, बेसिकली उस इंडियन ओशन को लेके ही दिया हुआ है। तो मैं ब्रीफ में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि सेटिंग ऑफ ए न्यू ऑर्डर, Germany has realized that the world's political and economic center of gravity is, to a large degree, shifting to the Indo-Pacific region, with India as a key player, strategic partner, and long-standing democratic friend at the hub. मतलब ये है कि जर्मनी ऐसा मानता है कि फ्यूचर जो है, जो वर्ल्ड पावर या वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट हो रही है इंडियन ओशन में, जिसमें इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन में शिफ्ट हो रही है, जिसमें इंडिया की प्लेयर है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि द चैलेंजेस क्या हैं, मतलब इसमें जर्मनी और इंडिया इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक एशियन में एक अच्छे रिलेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस हैं, Indo-Pacific with India as its centerpiece looms large in Germany's land, European Union, foreign policy. Why? मतलब
मतलब जो जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है, उन सब की फॉरेन पॉलिसी में इंडो पैसिफिक इंडिया सेंटर पीस करके इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? द इंडो पैसिफिक रीजन इज़ होम टू अराउंड 65% ऑफ ग्लोबल population and 20 of the world's 33 mega cities. The region accounts for 62% of global GDP and 46% of world's mercantile trade. मतलब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रीजन है जो 65% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन यहाँ पे हैंडल होती है और 20% ऑफ द वर्ल्ड्स 33 मेगा सिटी. द रीजन अकाउंट्स फॉर 62% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 46% ऑफ वर्ल्ड. मतलब इसमें वर्ल्ड का 62% ग्लोबल जीडीपी इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन में ही होता है, प्लस 46% जो मर्केंडाइज ट्रेड है वो भी इसी रीजन में होता है. तो ये इसलिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मोर देन हाफ ऑफ ऑल कार्बन एमिशंस. मतलब क्लाइमेट चेंज, अब यहाँ पे जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ट्रेड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कार्बन एमिशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा होगा. तो इसलिए यहाँ पे ये रीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. More than 20% of German trade is conducted in the Indo-Pacific neighborhood. This is why Germany and India share a responsibility to maintain and support stability, prosperity and freedom. मतलब बेसिकली वही है, 20% जो ट्रेड है वो यहाँ पे होता है. तो इसीलिए इंडिया और जर्मनी का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए. ये वही चीज़ है, दुनिया भर का मतलब जर्मनी मतलब दुनिया भर का भ्रमण करने के बाद में जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर, अदर कंट्रीज़ के बाद में मुंबई में अपनी विज़िट को एंड किया है. तो अब ये है पॉइंट, क्या मतलब आंख बंद करके हमें अब जर्मनी के पीछे लग लेना चाहिए, या वो हमारे इतना स्ट्रैटेजिक पार्टनर है या ट्रेडिंग पार्टनर है या इतना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, कर लेना चाहिए? तो बेसिकली ऐसा नहीं है. देखो इसमें क्या दिया है साफ साफ, बट inclusiveness does not mean blind equidistance. We will not stand by when the multilateral order is challenged and when attempts are made to try to place the law of power over the power of law. मतलब ये है कि सब कुछ अपनी जगह ठीक है, इंक्लूसिविटी भी ठीक है, हम लोग मिल के काम करें, क्लाइमेट चेंज हो, इकोनॉमिक हो, इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी रीजन का जो भी हो, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग अंधे होकर किसी के पिछलग्गू बन जाएंगे. द बायरन पार्टिसिपेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, यूरोपियन यूनियन मिशन, मेडिटेरियन सी, ऑपरेशन एटलांटा. मतलब बेसिकली ये है कि इस जो बायरन है इसने इतने सारे मिशंस में भाग लिया है, और जब भाग लिया है तो वो उसकी अलग अपनी उपयोगिता है. लेकिन इंडिया अगर जर्मनी के साथ रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी जर्मनी करेगा या जो भी स्टैंड लेगा उसके सारे स्टैंड के साथ इंडिया उसके साथ है. वो उस जगह इंडिया अपनी रेशनैलिटी भी अपनाएगा. तो सीधी सी बात है. अब बस एक लास्ट पॉइंट है, बस ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट मत करिए, बस एक इन्फॉर्मेशन है. ये आप लोग देखेंगे तो क्विज़ में मैंने कवर कर दिया है, उसका पीडीएफ है, आप लोग वहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं. उसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग उसको पीडीएफ को भी वहाँ से कर लिया करिए. आई एम पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंट अबाउट वन आस्पेक्ट. अच्छा, ये जर्मनी कोऑपरेट्स विद इंडिया टू द ट्यून ऑफ $1.3 बिलियन ए ईयर in development projects, 90% of which serves the purpose of fighting climate change, saving natural resource as well as promoting clean and green energy. मतलब इसमें 1.3 बिलियन का जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में खर्च किया है उसमें 90% का जो भी कॉर्पस है वो नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल रिसोर्स, क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है. और इसमें अगेन एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए या तो क्विज़ में वहाँ से पीडीएफ आप लोग ले लीजिए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ये ग्लासगो में हेल्ड हुआ था. चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं. ये देखिए, ये हिटमॉन्गर्स है, ये तो वहाँ है, बाकी इसमें अभी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, ये फ्रंट पेज से ही लिया गया है, तो ये हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो बेसिकली इंडिया गेट में 1914 से लेके 1921 तक के, यानी कि वर्ल्ड वार 1 के जितने भी सोल्जर्स मर्टियर्स हैं उनके नाम किए गए हैं, तो इंडिया गेट में वो है. और लिबरेशन ऑफ वॉर के जो मर्टियर्स हैं वो अमर जवान ज्योति में किए गए हैं. ये थोड़ा डिफरेंस है, आप लोग समझ लीजिए. और दूसरा ये कि ये जो
सुभाष चंद्र बोस की ये 125th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। और इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी हाईलाइट मैंने करी इसीलिए कर देता हूँ। आप लोग कभी अगर खाली टाइम में इसको देखना चाहें, रिव्यू करना चाहें तो देखते रहें। अच्छा, इसमें क्या है कि इंडिया गेट सिंबल ऑफ आवर कॉलोनियल पास एज इट हैज़ ओनली सम ऑफ दोज हु फॉट फॉर द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वार और एंग्लो अफगान वार के दोनों सोल्जर्स का लगभग 83,000 सोल्जर्स का उसमें नाम अंकित किया गया है, उनके याद में किया गया है बेसिकली। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको छोड़ देते हैं। अब ये कोरोना की न्यूज़ है, डेली आती है, तो एक रिमाइंडर तो अब मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ कि आप लोग अवेयर रहें कि सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है। 3.33 लाख न्यू केसेस रिपोर्टेड, थोड़ा कम हुआ ज़रूर है, कल 3.8 था, लेकिन अभी 3.33 है, तो ठीक है, रिकवरी हो रही है, बट आप लोग सेफ़ रहें, आप और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। और अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक और अपडेट है आप लोग को, थोड़ा सा इसमें नोट कुछ नहीं करना है, अवेयरनेस के लिए है। अभी तक जैसे कोई भी मोबाइल नंबर से हम लोग रजिस्ट्रेशन करते थे वैक्सीन के लिए, तो मैक्सिमम 4 पर्सन्स का अलाउड होता था, लेकिन अब क्या है, 4 से अब 6 पर्सन एक ही मोबाइल नंबर पे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीन लगाने के लिए। बच्चों से अडल्ट से किसी भी लेवल पे वो रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो पहले 4 था, अब 6 है। बस ये इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी, आप लोग इसको ध्यान दीजिए इसको। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, अच्छा ये तो वही है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, यूएस रशिया सीक्स टू ईस्ट, वही रशिया और यूएस है, जो यूएस और रशिया, ये नाटो के एक्सपेंशन को लेके एक डील चलती रहती है कि नाटो का एक्सपेंशन ईस्टर्न जो यूरोप है वहाँ पे ना हो, रशिया उसको हमेशा काउंटर करता रहता है, उसी को लेके ये सब चलता रहता है। तो इसमें कंक्रीट कुछ नहीं, हम लोग कई आर्टिकल्स इस पर डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो इस न्यूज़ में कोई काम का नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और जिसका मिस हो गया तो आप लोग रिव्यू देख लिया करिए प्लीज़। और वैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्योंकि जो न्यूज़ जब आती है, जो रिलेवेंसी के हिसाब से हम लोग उसी के डिस्कस करते भी हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है तो फिर अननेसेसरी सब टाइम वेस्ट, जो रेगुलर स्टूडेंट्स रहते हैं उनका भी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, न्यूज़पेपर में आज के लिए इतना ही है, बाकी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला आज देता नहीं है, तो न्यूज़पेपर में इतना ही है। अब हम लोग थोड़ा क्विज़ वोकेबलरी सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, और वहाँ से जो 5 इम्पॉर्टेंट जो हमारे कीवर्ड्स हैं इंग्लिश के, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, ये हमारे जो 5 इम्पॉर्टेंट, मैंने इनको मैजिकल वर्ड्स नाम दिया। बेसिकली मैजिकल वर्ड्स इसलिए है कि आप लोग 5-5 करके डेली तैयार करते रहेंगे। एट द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल सी यू हैव कॉर्पस ऑफ 150 words. That's why it is magical. Without any extra effort, you will have a basket of 150 words. बस इसको आपको करना क्या है, रिवीजन करते रहिए, और ये आई एश्योर यू कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी बेसिकली। और मैं हाईलाइट पेपर में इसलिए ही कर देता हूँ जिससे कि आपको वहाँ पे किसी भी तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन या किसी भी तरीके का आपको लगता है कि एंटोनिम सिनोनिम उससे कोरिलेट कर पाते हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकें। बस मेरा एफर्ट यही, कम से कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता रहे। अब यहाँ पहली जो इम्पोर्टेंट वोकैब है, रेस्टिव है। रेस्टिव बेसिकली हम लोगों ने लिया है, इसका मतलब होता है अशांत, ठीक है। अगली जो इम्पॉर्टेंट वोकैब है वो है रेमेडी। ये हम लोगों ने एडिटोरियल वाले पेज से लिया है। उपचार इसका मतलब होता है, और बेसिकली अगर इसको फॉर्मेशन करेंगे तो व्हाट इज़ रेमेडी टू योर सोल्यूशन, व्हाट इज़ रेमेडी टू योर क्वेश्चन, सॉरी। तो क्वेश्चन, आपके सवाल का जवाब क्या है, उपचार क्या है, व्हाट इज़ रेमेडी टू योर डिजीज़, तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली रेमेडी हम लोगों ने एडिटोरियल से उठाया हुआ है, वहाँ पे जो आईएएस और पीसीएस का जो डेप्यूटेशन वाला था। तो रेमेडी का मतलब ये है कि दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में, सेंटर और स्टेट में, रेमेडी क्या है, सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो रेमेडी वो हो गया। अगला थर्ड वाला है रीअफर्म। ये भी हमारा जो एडिटोरियल वहाँ से लिया। रीअफर्म मतलब पुष्टि करना। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग किसी को कोई बात बताते हैं या अपने सीनियर्स को बताते हैं, तो अगर वो रीअफर्म कर देता है तो पुष्टि हो जाती है कि नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, ये जो कह रहे हैं ये एकदम सही है, पुष्टि कर दी, यानी कंफर्म, वेरीफाई कर दिया एक तरह से, रॉ लैंग्वेज में बोलें तो। रीअफर्म मतलब पुष्टि करना।
चौथा है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब नाजुक। ये भी एडिटोरियल से लिया गया है, जो उत्तराखंड का पॉलिटिकल न्यूज़ थी, लेकिन हमारे काम का नहीं था इसलिए स्किप कर दिया है, तो आप लोग उसकी चिंता। पॉलिटिकल न्यूज़ मैं डिस्कस इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ तो दिन भर टीवी में चलती है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं होती है। तो फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक। फ्रेजाइल इकोसिस्टम, फ्रेजाइल वेदर सिस्टम, फ्रेजाइल मतलब नाजुक पर्यावरण, इसलिए फ्रेजाइल वहाँ पे यूज़ होता है। लास्ट है हेट मॉन्गर्स। हेट मॉन्गर्स मतलब होता है जो घृणा फैलाते हैं, जैसे जो बुल्ली डील और बुल्ली भाई और सुल्ली डील करके हैं, तो उन सब वो हेट मॉन्गर्स हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो हेट फैलाते हैं, तो ये उनके लिए बोला जाता है कि हेट मॉन्गर्स, यू आर हेट मॉन्गर पीपल। जैसे न्यूज़ चैनल में, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स में आप देखते होंगे, तो डिफरेंट टाइप की न्यूज़ सिर्फ इसलिए फैलाते हैं ताकि उनका व्यूअरशिप बढ़ता रहे, सब कुछ होता रहे, तो इसलिए वो सब हेट मॉन्गर का ही एग्जाम्पल में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वॉकअप सेक्शन भी हमारा ख़त्म हो गया है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आपको अगर लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी एफर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारी टीम का और हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।